वेलकम टू गाइडली जेआईबी क्रैश कोर्स के अंदर मैं आपके लिए सेशन ले आया हूँ 14th। पहले 1st से 13 तक सारे क्रैश कोर्स के जो सेशन हैं वो सारे स्ट्रीम कर रहे हैं। सेशन के जो प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया गया है, वो आप जाके देख सकते हैं। इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं फंड बेस्ड फाइनेंसिंग के बारे में जानेंगे, नॉन फंड बेस्ड फाइनेंसिंग क्या होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में मैंने स्पेशली एक वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बना दी है, ठीक है। तो डिटेल में जानने के लिए वहाँ जा सकते हैं आप, और एक बार ओवरव्यू लेने के लिए बैंक गारंटी का, लेटर ऑफ क्रेडिट का, जिस टाइप के अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में ओवरव्यू लेने के लिए इस सेशन में आप इनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कौन से डिपॉजिट्स जिनको कभी भी डिमांड पे निकलवाया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। डिमांड डिपॉजिट्स जैसे कि सेविंग करंट में जो आपका पैसा पड़ा रहता है उन्हें डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। डिमांड डिपॉजिट्स आर द अमाउंट विच इज लिक्विड एंड कैन बी विड्रॉन यूजिंग वेरियस चैनल्स सच एज ATM काउंटर, वहाँ से आप निकलवा सकते हैं एनी टाइम व्हेन कस्टमर वांट्स। लेकिन टर्म डिपॉजिट में क्या होता है कि एक समय के लिए पैसा बंद जाता है। तो वो कौन से होते हैं? या आपके TDRs हो सकते हैं, टर्म डिपॉजिट रिसीट्स हो गई, आपकी रेकरिंग डिपॉजिट्स हो सकते हैं आपके, जो RD बनवाते हैं आप, ठीक है। तो टर्म डिपॉजिट, RD, जो टर्म डिपॉजिट होते हैं वो FD होते हैं आपके, और RD होते हैं, ठीक है। तो अ टाइम डिपॉजिट इज एन इंटरेस्ट बियरिंग बैंक अकाउंट दैट हैज़ अ डेट ऑफ मेच्योरिटी सच एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की जैसे डेट ऑफ मेच्योरिटी होती है, वैसे ही इन टाइम डिपॉजिट्स की एक मेच्योरिटी डेट होती है, मेच्योरिटी वैल्यू होती है। द मनी इन टाइम डिपॉजिट मस्ट बी हेल्ड फॉर ए फिक्स टर्म टू रिसीव द इंटरेस्ट इन फुल। लेकिन अगर आप पहले मेच्योरिटी से पहले आप वो ब्रेक करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट के अंदर सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ, ठीक है। टिपिकली लॉन्गर द टर्म हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट डिपॉजिटर रिसीव्स। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? इन दिस टाइप कस्टमर हैव टू डिपॉजिट मनी एट रेगुलर इंटरवल। आप मंथली आप कुछ पैसा जमा करवाते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड इज बेस्ड ऑन समेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम फॉर ईच डिपॉजिट ओवर द पर्टिकुलर टाइम्स। अब जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं आपके, नॉन रेजिडेंट अकाउंट, NRE अकाउंट, ठीक है। इसमें देखिए NRO अकाउंट, ठीक है। फिर आगे आपका FCNR, नो स्त्रो, वो स्त्रो, सारे हम इसके अंदर देखने वाले हैं। एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट अलाउज यू टू ट्रांसफर योर फॉरेन अर्निंग्स इजीली टू इंडिया। अगर आपकी फॉरेन की कोई अर्निंग्स हैं, ठीक है, उसको आप ट्रांसफ़र करने के लिए नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसको नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रहेगा कि ये रुपी डोमिनेटेड अकाउंट है। कैन बी ओपन इन फॉर्म ऑफ करंट, सेविंग, FD और RD के तौर पे आप खुलवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप फॉरेन करेंसी जो है वो इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फॉरेन जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है कंट्री का, ठीक है। क्योंकि डॉलर्स आप ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ मान लिया कि वो कन्वर्ट होकर रुपये में ही निकलेगा, लेकिन वो अब जब आप डॉलर इंडिया की तरफ भेजेंगे तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, इसलिए कंट्री को फ़ायदा होगा। इसलिए इसमें ये छूट दी जाती है कि ये आपका जो इसके अंदर अमाउंट होगा वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा और ईजिली रिपेट्रिएबल होगा, ट्रांसफरेबल होगा, वो अगर आप वापस वहाँ लेना चाहते हैं तो। दीज अकाउंट्स कैन बी जॉइंटली ओपनड विद क्लोज रिलेटिव्स, रेजिडेंट इंडियंस और ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस। अब बात आता है NRO अकाउंट। NRO अकाउंट जो सिंपली आपका सेविंग अकाउंट है, वो जब कन्वर्ट हो जाता है, जब आप NRI बन जाते हैं तो वो NRO में कन्वर्ट हो जाता है। फॉरेन जो अर्निंग्स हैं उसमें आप डिपॉजिट करवा सकते हैं अगर आप वहाँ पे कुछ काम धंधा करने लग गए हैं जाके तो, ठीक है। जब इंडियन सिटीजन अब्रोड जाता है जॉब के लिए, ठीक है, विद एन इंटेंशन टू स्टे देयर, हिज रेजिडेंट अकाउंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू NRO अकाउंट बाय द बैंक। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल। क्यों? क्योंकि NRO अपने आप कब कन्वर्ट करना है ये बैंक को नहीं पता चलेगा, इसलिए ये जिम्मेवारी बनती है उस इंडिविजुअल की कि वो बैंक को बताए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, ताकि ये NRO में कन्वर्ट कर दिया जाए। इट इज़ एसेंशियल टू इन्फॉर्म द बैंक अबाउट इंडिविजुअल्स डिपार्चर अब्रोड। ऑल्सो इट इज़ वाइटल टू नो दैट NRO अकाउंट्स आर रुपी डोमिनेटेड अकाउंट। रुपी डोमिनेटेड नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट था, वो भी रुपी डोमिनेटेड है, और NRO अकाउंट है वो भी रुपी डोमिनेटेड है। इसको भी जॉइंटली खुलवाया जा सकता है। तो अब आप सोचेंगे कि फिर तो उन दोनों में NRE और NRO में फ़र्क क्या रहेगा? NRE NRO में फ़र्क ये है कि इसमें आप फॉरेन जो अर्निंग्स हैं वो भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, और जो इंडिया के अंदर जो आपका कोई मान लीजिए कि आपका मकान है, वहाँ की रेंटल इनकम है, कोई पेंशन आपकी आती है या आपके डिविडेंड्स आते हैं, तो वो आप NRO में करवाते हैं। लेकिन जब आप दोनों इसमें ले सकते हैं, फिर आप NRE अकाउंट क्यों खुलवाते हैं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर टैक्स की एग्जेम्पशन नहीं होती,
इसलिए आप चाहते हैं कि एक ऐसा अकाउंट खुलवाऊं मैं जिसमें मुझे टैक्स की एग्जेम्पशन हो, इसलिए आप एनआरई की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एनआरई में रिस्ट्रिक्शन ये आ जाती है कि वो जो इंडिया की जो करेंसी वाला जो आपकी इनकम होगी, ठीक है, वो उसके अंदर नहीं डाल पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो अमाउंट होता है वो सारा टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, यहाँ पे एग्जेम्पशन टैक्स की नहीं मिलती आपको। क्यों? क्योंकि कंट्री की इनकम है, ठीक है, इसलिए कोई बाहर से तो डॉलर्स आप इसमें सारे भेज रहे हैं, और इसलिए इसमें बाइफर्केट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ की जो इनकम होती है, इसलिए इसको टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं किया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि आप चाहते हैं कि मान लीजिए मैंने डॉलर भेजे, और जिस दिन मैं डॉलर निकलवा रहा हूँ आपके एनआरई अकाउंट में से, ठीक है, या आपके एनआरओ अकाउंट में से, क्योंकि ये दोनों रुपी डोमिनेटेड हैं, तो मान लीजिए कि जिस दिन डॉलर भेजे, ठीक है, वो 70 रुपये डॉलर का रेट चल रहा था, आपने 100 डॉलर भेजे, ठीक है, तो 7,000 रुपये आपने भेज दिए, इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, लेकिन उसी दिन अगर आप उसको विड्रॉ करते तो 7,000 रुपये आपको मिलते। लेकिन क्या हुआ कि जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ी उस दिन आपने देखा कि उस डॉलर की वैल्यू तो 60 रुपये हो चुकी है, इसलिए क्या हुआ कि वो 60 रुपये अब 7,000 की बजाय आपको 6,000 रुपये मिलेंगे, 60 गुना में 100 जब आप करते हैं डॉलर। तो इससे आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज की जो रिस्क है वो अगर आप मिटिगेट करना चाहते हैं तो एक ऐसा अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसमें डॉलर में पैसा भेजें और डॉलर में ही वो पैसा रहे, और आप उसको जब चाहें रिपेट्रिएट कर सकें। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है जब आप बाहर से पैसा भेजेंगे, ठीक है, तो ये एक आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड अकाउंट होता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, FCNR अकाउंट इसे बोला जाता है। ये डिफरेंट जो करेंसीज हैं उनमें खुलवाया जा सकता है, ठीक है, और इसमें टर्म डिपॉजिट में ही खुलवाया जा सकता है। 1 से 5 साल की आपकी इसकी वैलिडिटी रहती है, लॉक इन पीरियड रहता है। लोन अप टू 100 लाख कैन बी एक्सटेंडेड अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ फंड्स हेल्ड इन FCNR ईदर टू डिपॉजिटरीज और थर्ड पार्टीज एज ए कोलेटरल। इसको रख के आप इसके ऊपर पैसा जो है वो लोन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पता चल गया कि ये पैसा बंधा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है नोस्त्रो अकाउंट। तो एक बात याद रखिएगा कि जो नोस्त्रो वोस्त्रो लोरो अकाउंट है, इनमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होती है सारी। ठीक है, मेरे लिए अब चलिए इसमें एक बार मैं समझाता हूँ, आपको समझ जाएंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एकदम सीधी समझ में नहीं आएगी। तो नोस्त्रो अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट दैट अ बैंक होल्ड्स इन फॉरेन करेंसीज इन अनदर बैंक। जब मेरा अकाउंट यानी मेरे इंडियन बैंक की अगर हम बात करें, इंडियन बैंक का जो अकाउंट है वो फॉरेन करेंसी में किसी अनदर बैंक के साथ है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है आवर अकाउंट विद यू। ठीक है, तो हमारा अकाउंट किसी के पास है तो हम बोलेंगे कि हमारा नोस्त्रो अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, इसका मतलब हमारा अकाउंट जो बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर है। ठीक है, तो सीधा कहा जाता है कि SBI के नोस्त्रो अकाउंट में ये पैसा डाल दिया गया, इसका मतलब SBI का एक अकाउंट है जो फॉरेन करेंसी के अंदर फॉरेन अकाउंट बैंक के अंदर है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रहेगा नोस्त्रो अकाउंट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए मैं पहले वोस्त्रो करवा दूं ताकि एक ट्रिक बता देता हूं आपको, इससे याद रहे, आपको कन्फ्यूजन ना हो कि नोस्त्रो वोस्त्रो में फ़र्क क्या है। वोस्त्रो क्या होता है? वोस्त्रो अकाउंट एक कोरेस्पोंडेंट बैंक होल्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। तो इसको ऐसे याद रखें, नोस्त्रो और वोस्त्रो। नोस्त्रो अकाउंट का मतलब क्या होता है? आर मनी ऑन डिपॉजिट एट योर बैंक, आवर मनी विद यू। ठीक है, इसको अगर और सिंपली आप सुनना चाहते हैं तो इसको ऐसे पढ़िए। ठीक है, ये आपने सुना है लेकिन याद नहीं रहता बार बार कि कौन सा किसका है। ठीक है, इसको याद रखिए कि नो और वो से। ठीक है, नो, अब नो आंसर कब देंगे आप? जब आपको किसी ने बोला, जैसे आपको किसी ने पूछा कि आवर अकाउंट विद यू, क्या हमारा अकाउंट आपके साथ हो? या इसको ऐसे समझिए कि आर अकाउंट विद यू। नोस्त्रो क्या होता है? और अकाउंट विद यू। तो आपने सोचा कि हमारा अकाउंट आपके साथ, नो वे, हम कभी नहीं खोलेंगे आपके साथ। ठीक है, योर अकाउंट विद अस। ठीक है, तो हमने सोचा कि वो हम सोचेंगे। ठीक है, आर अकाउंट विद यू, नो वे। ठीक है, योर अकाउंट विद अस, वो हम सोच लेंगे, वो से वो। ठीक है, तो अब इसको कैसे सोचना है कि SBI का अगर मान लीजिए अकाउंट है सिटी ग्रुप के साथ, ठीक है, सिटी ग्रुप के साथ डॉलर के अंदर अकाउंट है अगर, तो SBI का ये अकाउंट है
एसबीआई ने क्या सोचा कि आवर अकाउंट विद यू, यानी ये एसबीआई के हिसाब से उसका नोस्त्रो अकाउंट है, लेकिन सिटी ग्रुप के हिसाब से यही अकाउंट वोस्त्रो हो जाएगा। कैसे कि वो कहेगा कि योर अकाउंट विद अस, ठीक है, कि आपका अकाउंट हमारे साथ है, इसलिए हमारी नज़रों में ये एक वोस्त्रो अकाउंट है आपका, ठीक है। तो लेकिन एसबीआई कहेगा कि नहीं, हमारा अकाउंट आपके साथ है, इसलिए हमारी नज़रों में ये नोस्त्रो अकाउंट है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक के लिए नोस्त्रो है, दूसरे के लिए वोस्त्रो हो सकता है, लेकिन दो अलग अलग बैंक अगर दोनों अलग अलग कंट्रीज़ के हैं तो दोनों के लिए एक ही अकाउंट नोस्त्रो नहीं हो सकता। ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। तो मैंने याद रखने की आपको ट्रिक भी बता दी। और ये जो अकाउंट है, ठीक है, वो एक दूसरे की नज़रों में अलग अलग सेम अकाउंट हो सकता है। वोस्त्रो अकाउंट इज एन अकाउंट अ कोरस्पोंडेंट बैंक होल्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर बैंक। जो इस तरीके के जो अकाउंट होते हैं वो कस्टोडियन के तौर पे ये काम करने के लिए, फंड पार्क करने के लिए ये किए जाते हैं, ठीक है। लोरो अकाउंट क्या होता है? लोरो अकाउंट होता है, लोरो बैंक का कैसे, लोरो अकाउंट को कैसे याद रखेंगे? देयर अकाउंट, ठीक है। तो लोरो को कैसे याद रखेंगे? देयर अकाउंट विद देम। मान लीजिए कि बैंक ए और बी है, वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बी का ए के पास अकाउंट नहीं है, ए का बी के पास कोई नोस्त्रो वोस्त्रो नहीं है, इसलिए वो किसी सी बैंक के पास अगर बी मेंटेन रखता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इसके थ्रू इसके साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसमें इस कैटेगरी के अंदर क्या बोला जाएगा? ए के हिसाब से बोलेगा कि बी का अकाउंट सी के साथ है, यानी देयर अकाउंट विद देम, ठीक है। तो इसे बोला जाएगा लोरो अकाउंट। लोरो अकाउंट जो है, व्हेन डोमेस्टिक बैंक यूज द अकाउंट ऑफ थर्ड पार्टी बैंक विच होल्ड्स ए नोस्त्रो अकाउंट टू सेटल फॉरेन ट्रांजैक्शन। इन दोनों के आपस में तो फिर नोस्त्रो वोस्त्रो का ही ट्रांजैक्शन हुई ना, ये एक दूसरे के पास अकाउंट है, इसलिए इस अकाउंट को अगर यूज़ किया जाता है तो ये इसके लिए लोरो अकाउंट होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा। अब बात आती है कि फंड बेस्ड फाइनेंसिंग कौन सी होती है, नॉन फंड बेस्ड फाइनेंसिंग कौन सी होती है। फंड बेस्ड तो वो होती है जिसमें डायरेक्ट अमाउंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इमीडिएटली अमाउंट इन्वॉल्व होता है, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे कैश क्रेडिट फैसिलिटी आपने प्रोवाइड की हो। इसमें क्या होता है, एक्चुअल मनी ट्रांसफ़र की जाती है बोरोवर के अकाउंट में। तो लेकिन अगर कोई भी फंड ट्रांसफ़र अक्कर नहीं किया है, यानी सिंपली गारंटी दी गई है, वो चाहे लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू हो, चाहे बैंक गारंटी के थ्रू हो, उसे बोला जाता है नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग या नॉन फंड बेस्ड फाइनेंसिंग। जो फ्यूचर के अंदर एक लायबिलिटी हमारी बन सकती है, ठीक है, लेकिन आज की डेट में लायबिलिटी नहीं है, तो वो उन्हें बोला जाता है नॉन फंड बेस्ड फाइनेंसिंग या कंटीजेंट लायबिलिटीज़, ठीक है। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर भी इसे बोला जाता है। सिक्योर्ड लोन्स कौन से होते हैं? जिसमें कोई ना कोई तरीके की एक सिक्योरिटी होती है, कोलेटरल होती है, उन्हें बोला जाता है सिक्योर्ड लोन्स, ठीक है। हाउस लोन्स आर सिक्योर्ड लोन्स वेयर एज एजुकेशन लोन, ठीक है, जिसमें कोई प्रॉपर्टी 7.5 लाख तक की नहीं रखी जाती, ठीक है, अगर लोन हो, ठीक है, तो उसे बोला जाता है नो एसेट इज केप्ट एज कोलेटरल, यानी कि ये अनसिक्योर्ड लोन है, ठीक है। टर्म लोन आर फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन। टर्म लोन जो है वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए दिए जाते हैं और फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए दिए जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 7 साल, ठीक है। लेकिन ओवरड्राफ्ट है, जैसे कि कैश क्रेडिट हो गई, वो रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती है अगले को अपना बिजनेस धंधा चलाने के लिए, ठीक है। तो वो जो है वो रिवॉल्व होती रहती है आपकी, ठीक है, टाइम टू टाइम अनस्पेसिफाइड टर्म के लिए होती है, हर साल आपका रिव्यू रिन्यूअल उसका किया जाता है। अब बैंक गारंटी की हमने बात की, तो थोड़ा सा जान लीजिए कि बैंक गारंटी एक तरीके का प्रॉमिस होता है बैंक की तरफ से कि जितनी भी लायबिलिटीज जो होंगी डेटर की, वो चुकाई जाएगी अगर वो फुलफिल करने में अपनी कंडीशंस फेल हो जाता है। तो जो उसने किसी बी और सी के बीच में मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ए जो बैंक है, ठीक है, वो बैंक गारंटी प्रोवाइड करता है सी को कि अगर बी ने अपने वादे नहीं पूरे किए तो मैं आपको ये पैसे की भरपाई करूंगा, ठीक है। और ए क्यों करेगा? इसके लिए वो ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का एग्रीमेंट हो, वो अलग अलग तरीके की बैंक गारंटीज होती है। जब आप ऑब्वियसली आपको तो पता ही होगा अगर आप ऑफिसर लेवल में है, तो क्लरिकल लेवल में थोड़ा सा ये होता है कि कई बार हमें नॉलेज नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 100% एफडी रख के भी आप बैंक गारंटी करते हैं, ठीक है, इशू करते हैं। तो ये रूटीन का काम होता है। इन फेलियर ऑफ डेटर टू मेक द पेमेंट इट इज़ द बैंक विच कंप्लीट्स इट। परफॉर्मेंस गारंटी भी हो सकती है, जिसमें परफॉर्मेंस की गारंटी ली जाती है कि ये परफॉर्म अगर नहीं करेंगे तो पैसा हम पे करेंगे। पेमेंट की गारंटी होती है कि सेलर को ये पेमेंट की इंश्योर किया जाता है कि आपको जो प्राइस के अंदर ये परचेज हुआ है, कोई भी जो गुड्स हैं, ठीक है, उसकी पेमेंट मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो हम देंगे आपको, ठीक है।
रेंटल गारंटी भी हो सकती है रेंटल पेमेंट की, बिड बॉन्ड की जो गारंटी है वो भी हो सकती है, जो सच दैट इन केस ऑफ विनिंग बिड दैट डज नॉट टेक द कॉन्ट्रैक्ट द टेंडर इशू इन इन्वोक द गारंटी। अगर मान लीजिए बिड ऑफर की गई है आपको, आपने वो ले ली और लेकिन आप पैसा नहीं चुका रहे हैं, ठीक है, तो बिड बॉन्ड जो गारंटी है वो आपसे मांगी जाती है पहले कि भाई क्या पता आप पैसा चुकाए ना चुकाए, इसलिए मुझे ये गारंटी प्रोवाइड करवाइए। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि ये थोड़ी सी डिफरेंट है बैंक गारंटी से, इन द सेंस दैट इट इन्वॉल्व्स बैंक गारंटिंग फॉर पेमेंट ऑफ मनी देन रिलीज द गुड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बिचौलिए के तौर पे एक बैंक को रखा जाता है, गुड्स और जो सर्विसेज की जो लेन देन होता है आपस में, बायर और सेलर की आपस में बीच में, ठीक है, तो जो सेलर होता है मान लीजिए अब्रोड हैं दोनों, ठीक है, जो इंडिया के अंदर है वो बायर है और बाहर है वो सेलर है। बाहर वाला बायर को नहीं जानता, सेलर जो है वो बायर को नहीं जानता, बायर जो है वो सेलर को नहीं जानता। बायर जब तक सामान की जिम्मेवारी उसके पास नहीं आ जाती, डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाते कि आप ये यहाँ पे आके बंदरगाह पे ले सकते हैं, ठीक है, पोर्ट के ऊपर आप ये ले सकते हैं, तब तक वो पैसे नहीं दे सकता। ठीक है, और वैसे ही सेलर भी ये कैसे माल भेज दे अपना, ये डर में कि क्या पता मुझे पैसे ना आए। तो दोनों को सेफ रखने के लिए दोनों अपने अपने एक एक बैंक चुनते हैं। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट की डिमांड करता है सेलर, बायर क्या करता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए इशू करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है एप्लीकेंट बन के, और इशू कर देता है इशूइंग बैंक, और कंफर्म करवाता है जो सेलर है वो अपनी। अब ये डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो लेटर ऑफ क्रेडिट की स्पेशल एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, वहाँ पे A to Z आपको करवाया गया है, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि फिर सेलर क्या करता है, कंफर्म करवाता है, और जब कंफर्म हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स तो क्या करता है वो अपना माल भेजता है और एक डॉक्यूमेंट उसको देता है कंफर्मिंग बैंक को, वो देता है इशूइंग बैंक को, और जैसे इशूइंग बैंक कंफर्म कर देता है बायर को कि हाँ ये माल चल पड़ा है आपका, जैसे ही ओके हो जाता है दोनों तरफ से तो वो पेमेंट कर दी जाती है अगर वो ऑन साइट LC है तो, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे बायर को दे दिए जाते हैं। तो क्या होता है कि दोनों सेफ रहते हैं, बायर भी और सेलर भी। ठीक है, ये कॉमनली यूज़ किया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट भी अलग अलग टाइप के आपके हो सकते हैं, एक रेड क्लोज होता है, एक ग्रीन क्लोज होता है। ठीक है, तो वो डिटेल में मैंने आपको वहाँ पे आपको करवाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं जाके। अब बात आती है कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जिसमें बैंक के द्वारा जो पेमेंट पे की जाती है। स्टैंड बाय जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, वेयर बैंक ओनली कम्स इनटू पिक्चर व्हेन होल्डर इज अनेबल टू रीपे। ठीक है, रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि बार बार अगर लेन देन हो रहा है तो लेटर ऑफ क्रेडिट, जैसे कि आपकी कैश क्रेडिट लिमिट होती है वैसे रिवॉल्व करती रहती है, वो भी बार बार यूज़ किया जाता है एक गिवन पीरियड के अंदर। कन्फर्मिंग लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जिसमें अनदर बैंक कन्फर्म करता है इश्योर बैंक के लेटर ऑफ क्रेडिट को। ठीक है, डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है कि वीडियो डाल दी गई है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा। अगर आप इस सीरीज़ के और सेशन जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, सारा कुछ हम जानेंगे, जिसके अंदर आपको बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी 15 सेशन के अंदर। ठीक है, 14 सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। हैंड होल्डिंग गाइडली आपकी करने वाला है, CIB का जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता। चैप्टर वाइज सेशन ट्रिकी सीरीज़ आपके लिए लाई जा रही है कॉन्सेप्ट करवाने के लिए, MCQ सेशंस आपके लिए प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, चिंता मत कीजिए, जल्दी आपको मिल जाएंगे, और कुछ आपको मिल भी चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ। अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर जाइएगा, बताइएगा कि क्या कमी रह गई थी, ताकि नेक्स्ट सेशंस के अंदर आपको वो कमी देखने को ना मिले। थैंक यू सो मच।